Good morning, students. Prem Kumar, science teacher, Halwasia Vidyalaya. Today, revision chapter third. Chapter third हमारा क्या है? Atoms and molecules. अब इसमें रिवीजन के लिए हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट हमारा है जो इंडियन फिलोसफर एंड ग्रीक फिलोसफर. इंडियन फिलोसफर महर्षि कनद gives idea of divisibility and name the smallest particles that is known as a Paramanu. And after the Maharshi Kanad, another philosopher, Indian philosopher, Bakuda Katyayana, explain existence of particles, the smallest particles. It cannot exist in a pre-state, it exists in a combined state. In a same era, another philosopher, Greek philosopher, Democritus and Leucippus, that gives the same theory, idea of divisibility, and gives the name that is smallest particles name, that is atom. Atom means indivisible. Clear? लेकिन ये सारे आपको क्या थे? ये है फिलोसफिकल. ये आपको फिलोसफी थी. पर इस फिलोसफिकल जो आपको है, इस एस्पेक्ट को साइंस में हम कंसीडर नहीं करते. दैट इज द ड्रॉबैक्स ऑफ ए इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफी. आफ्टर दैट साइंटिस्ट आर एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये हमारे लैवोजियर हैं जो एक्सप्लेन किया इसको. लैवोजियर एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो इट इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री. एंड लैवोजियर गिव्स ए लॉ. लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम कहते हैं कि मास neither be created nor destroyed in a chemical reaction, and the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. ठीक है, इसको हम एक्टिविटी से भी आपको बता रखा है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को लेंगे और इसमें हम एपरेटस लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स, ठीक, कॉर्क और थ्रेड. इससे हम जब रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने के बाद हमारा क्या मिला कि प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट. ये वे है हमें एक्सप्लेन करने के. सेकेंड हमारा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद लैवोजियर और अनदर साइंटिस्ट थे प्रॉस्ट. इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किए एंड गिव्स ए लॉ. एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्टेन किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनता है और इसका जो मास रेशियो है दैट इज 1:8. इट मीन्स 9 ग्राम वाटर डिकम्पोज टू ऑब्टेन 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ए ऑक्सीजन. 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन. अब इसको लेकर उन्होंने क्या कहा? उन्हें एक्सप्लेन किए गिव्स लॉ, और उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इन ए प्योर केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास. क्या होगा बेटा? इन प्योर सिंपलर सब्सटेंस, प्योर केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास. क्लियर? फिर आपको फर्दर साइंटिस्ट के लिए एक और प्रॉब्लम हुए. क्या प्रॉब्लम था? क्या उसने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो हमारे थे उनको एक्सप्लेन कैसे किया जाए. तो जॉन डाल्टन ने अपना जो पीछे का जो हमारे फिलोसफर दिए थे आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी, उस आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी को लिया. इसी तरह से जो ग्रीक नेम्स दिए थे, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है उसका नाम एटम है, डेमोक्रिटस ने कहा था, उस चीज को लिया. फिर उन्होंने इन सब को लेकर एटॉमिक मासेज को लेकर फिर एक्सप्लेन किया और गिव्स ए थ्योरी. दैट थ्योरी इज नोन एज ए Dalton's atomic theory.
According to Dalton's atomic theory, all matters are made up of heat. ऑल मैटर, अब ऑल मैटर का मतलब क्या हो गया? जितने सब्सटेंस एलिमेंट हैं, कंपाउंड है, मिक्सर, मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इज नोन एज ए एटम एंड गिव्स पोस्टुलेट्स, इसको हम किस नाम से जानते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब ये है क्या? फर्स्ट है हमारा ये एटम्स ऑल मैटर्स मेड अप ऑफ ए tiny particles, such tiny particles is called atom. Second उन्होंने क्या कहा? ये atoms are indivisible in whole, indivisible होते हैं। क्या होते हैं atoms? ये indivisible हैं। और आपको क्या बताया? neither be created or destroyed in a chemical reactions. थर्ड उन्होंने दिया atoms of the same elements that is chemically combines. Atoms of the same elements having the same atomic mass and chemical properties. फोर्थ दिया था कि atoms of the different elements having the different mass and different chemical properties. ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया कि atoms combine in the ratio of a smallest whole number to form a compound. नेक्स्ट क्या बताया उन्होंने कि एटम्स हैं रिलेटिव नंबर, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स दैट इज फिक्स्ड इन ए फिक्स्ड। ठीक है। और इट गिव्स एक्सप्लेनेशन। अब ये एक्सप्लेनेशन किस चीज का प्रोवाइड किया? एक्सप्लेनेशन फॉर द डाल्टन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक्सप्लेनेशन क्लियर। इसके ड्रॉबैक्स हैं, आप जानते हैं एटम्स हैविंग द 3 फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि डाल्टन ने क्या कहा था? एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स। आप जानते हैं एटम्स हैविंग द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये हमारा क्या आ जाएगा? ड्रॉबैक्स ऑफ ए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब आता है व्हाट इज एन एटम। तो एक तो हमारा ध्यान है जो हम बताते हैं डाल्टन के अनुसार। डाल्टन के अनुसार क्या कहेंगे? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इज नोन एज ए एटम, दैट इंडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इज नोन एज ए एटम। बट फर्दर इज डिफाइंड एज एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, दैट इज एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सर, सबका बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे मकान बनाते हैं तो मकान का जो ब्रिक्स होता है वो क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो सेम आपको एटम दिए, और एटम जनरली कैन नॉट एग्जिस्ट इन ए फ्री स्टेट बट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। अब आया साइंटिस्ट के लिए कि इसका है कितना बड़ा? कितने बड़े हैं? कहेंगे इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, एंड इट्स साइज दैट इज हाइड्रोजन का साइज होता है 10 to the power -10 एंगस्ट्रॉम। वैसे हम साइज को मेजर करते हैं नैनोमीटर से, और ये नैनोमीटर हमारा होता है 10 to the power -9 मीटर। तो इस तरह से हम आपको एटॉमिक साइज को बताते हैं। फिर साइंटिस्ट को आया कि अब इतना छोटा है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, और उस पार्टिकल्स के बारे में क्यों इतना सोचते हैं? साइंटिस्ट ने क्या बताया? ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एंड सच पार्टिकल्स एक्सप्लेन द फीचर ऑफ ए मैटर्स, जिससे ये बना हुआ है उनके बारे में बताता है। एंड दैट वाज ए बड़ी अबाउट एटम्स। एटम के बारे में हम स्टडी करते हैं। जब इसको स्कैनर से देखा गया तो क्या देखा गया कि ये इसका साइज होता है दैट इज स्फीयर, स्फेरिकल शेप होते हैं, और ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, यानी री एग्जिस्ट नहीं होते, ये कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अब साइंटिस्ट के पास और भी आपको आया कि अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने दिया सिंबल। सबसे पहले जो सिंबल दिया था वो डाल्टन ने दिया था,
उसने एक स्पेसिफिक सेंस में उनके फिगर बनाए और उनका सिंबल्स बताया, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। फर्दर एनदर साइंटिस्ट, जो वो आपको एनदर साइंटिस्ट हैं बर्जीलियस, उसने इसके बारे में बताया कि आपको ये सिंबल्स के बारे में, ये सिंबल क्या होगा, या तो फर्स्ट नेम और सेकेंड लेटर ऑफ ए इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर और फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर, दैट इज द सिंबल्स। क्लियर। इसी तरह आपको नेक्स्ट आया, वो आया IUPAC मेथड। IUPAC होता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसमें हमने क्या किया, इसके रूल्स बना लिए। फर्स्ट किया कि आपको जो फर्स्ट लेटर और फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ए इंग्लिश नेम, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए हमारा क्या होता है सिंबल H। ये H क्या है, फर्स्ट लेटर है। नाइट्रोजन है N आता है, ऑक्सीजन है O आता है। फिर कहा फर्स्ट और सेकेंड लेटर, तो फर्स्ट और सेकेंड का हीलियम है, हीलियम का क्या होता है He। तो ये हमारा लिथियम है, लिथियम का सिंबल क्या हो गया L और I। इसमें क्या ध्यान रखेंगे, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और जो सेकेंड लेटर होंगे वो स्मॉल लेटर होंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकेंड लेटर स्मॉल, इन्हें लोअर केस, और जो फर्स्ट लेटर है दैट इज इन्हें अपर केस। क्लियर। इसके बाद सेकेंड नेक्स्ट रूल इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेटर एंड लेटर लेटर का मतलब एक को और छोड़ के, जैसे आपको जिंक है, जिंक। अब जिंक में क्या है, इसका सिंबल Z और N, लेटर इस I को छोड़ दिया, ZL ले लिया। ये क्लोरीन है, आपको क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या किया C है, H को जोड़ दिया, L को ले लिया, इसका क्या सिंबल हो गया Cl। ये हमारा आपको सिंबल्स के लिए IUPAC में सेकेंड बताया। थर्ड क्या बताया, जो आपको थर्ड क्या है, नेक्स्ट है, इसमें बताया जो ग्रीक नेम है, उन ग्रीक नेम्स के फर्स्ट लेटर को और फर्स्ट और सेकेंड लेटर को लेते हैं। जैसे सोडियम का सिंबल होता है Na, N होता है कैपिटल और A स्मॉल। N क्यों लेते हैं, ये नेट्रियम, ग्रीक में इसका नाम है नेट्रियम से हम लेते हैं Na। ठीक है। पोटेशियम को हम क्या लेते हैं K, ये कैलियम है। इसी तरह आयरन है फेरम, E आ जाता है। तो इस तरह से हम क्या लेंगे, सिंबल्स को ऑब्टेन करेंगे और एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है एटॉमिक मासेज को। अब देखिए एटॉमिक मास, ये जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, ये इतने छोटे हैं और उन छोटे को इसका मास निकालना हो तो कैसे हम करेंगे। अब ये 10⁻⁻10 है, जिसको हम देख भी नहीं सकते, खुली आंख से हम उसको देख नहीं सकते। अब इसको जब नहीं देख सकते तो उसका हम कैसे करेंगे, इसके लिए साइंटिस्ट ने इसके रिलेटिव मासेज बनाए और एक दूसरे से कंपेयर करके फिर उसको हम मास को बताए और इसको कहा गया यूनिफाइड मास। जैसे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO। अब CO में क्या होगा कि ये जो आपका है रेशियो इसका था, मास रेशियो 3/4 था, तो कार्बन कितना होगा 3/4 और फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कार्बन का कितना हो गया 4/3। अब इससे क्या मिल गया आपको, इसके जो वैल्यू आ गए उसके साथ हम क्या लेते हैं यूनिफाइड मास, U को लेते हैं। तो पहले जो रिलेशन बनाया वो ऑक्सीजन को लिया था और ऑक्सीजन के मास को 1/16 को और फिर ऑक्सीजन को लिया। क्यों लिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के लेने का कारण था कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबाउंडेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड इट कंबाइंड विद द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एंड फॉर्म्स द कंपाउंड। फिर उसका रिलेशन बनाना इजियर हो गया था। दैट वाज ए ऑक्सीजन सेलेक्ट एज ए रिलेटिव एलिमेंट। ठीक है। बाद में क्या हुआ, उसमें एक और चीज आया जो 1/16 से लेते हैं तो हमें क्या मिला, जो होल नंबर्स में उसकी वैल्यू आई, इसलिए ऑक्सीजन को लिया गया इनिशियल। फिर 1961 में कार्बन को सेलेक्ट किया
और कार्बन को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज ए रिलेटिव एलिमेंट, और इसी से हम एटॉमिक मास यूनिट को बताते हैं। और एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ द कार्बन आइसोटोप। इसको क्या कहा गया? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और इससे हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किए। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है? एक आता है FMU। इसको ध्यान रखेंगे, FMU है। इसका मतलब क्या हो गया? फ्रूट मास यूनिट। इसमें साइंटिस्ट ने इसी समय इसको एक्सप्लेन करने के लिए वाटरमेलन को लिए और इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, और एक पार्ट को लेकर इसको कंपेयर करके फिर आपको एक्सप्लेन किया, यूनिट्स के बारे में बताया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्रूट मास यूनिट। अब ये नेक्स्ट हमारा आया, हाउ एटम एग्जिस्ट। एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म्स ऑफ एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म्स ऑफ मोलेक्युल्स और आयन। इसमें एग्जिस्ट होंगे मोलेक्युल्स और आयन। मोलेक्युल्स और आयन कैसे बनेंगे? व्हेन molecules, atom and atom combine to form the molecules and exist independently, shows the properties of the substance. Ions हैं, इसके अंदर क्या होंगे? Losses electrons and stability, attain stability, exist independently. So exist in the forms of molecules or ions. अब आपके पास दिमाग में आया होगा, what is molecules? Molecules क्या है? Molecules कहेंगे, वैसे तो आपने ये पढ़ा कि एटम और एटम केमिकली कंबाइन होगा, मोलेक्युल्स बनेंगे, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? मोलेक्युल्स इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस कौन से हैं? एलिमेंट और कंपाउंड। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट एंड शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, that is called molecules. Molecules आपको 2 टाइप्स के हैं, molecules of element, molecules of compound. Molecules of element हम कहते हैं, molecules of element कहेंगे, इसको molecules of element कहेंगे। वो आपका हो गया atoms of the same element, chemically combine and exist independently, that is known as the molecules of element. जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, H और प्लस H, ये क्या बनता है? H2, और एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, सो इट इज कॉल्ड मोलेक्युल्स ऑफ ए हाइड्रोजन। और ये केवल हाइड्रोजन से बना है, इसलिए कहेंगे मोलेक्युल्स ऑफ एलिमेंट। अब देखिए, मोलेक्युल्स ऑफ एलिमेंट्स में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। जैसे, और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट्स इन ए मोलेक्युल्स इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट्स इन ए मोलेक्युल्स इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी आपको, अगर सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, मोनोएटॉमिक। 2 एटम एग्जिस्ट करता है, डाई मोलेक्युल्स और डाई एटॉमिक। और आपका 3 है, जैसे मोनो में हो गया हीलियम, नियन, आर्गन। डाई में हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये आपको N2, H2, O2 एग्जिस्ट करता है। ट्राई में आएगा ओजोन में होता है 3 एटम प्रेजेंट होते हैं। वैसे हम 2 के बाद सभी को पॉलीएटॉमिक कहेंगे। ओजोन का हो जाएगा O3। ठीक इसी तरह से फास्फोरस है, फास्फोरस का होता है P4, इसके अंदर कितने होंगे? 4 एटम्स होते हैं, इसका P4 हो गया। सल्फर का होता है S8। तो इस तरह से आप सिंबल्स और मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक आयंस को बता सकते हैं। हमने क्या लिया? मोलेक्युल्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मोलेक्युल्स, मोलेक्युल्स ऑफ एलिमेंट, मोलेक्युल्स ऑफ कंपाउंड। मोलेक्युल्स ऑफ कंपाउंड हम कहते हैं कि एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट दैट केमिकली कंबाइन टू फॉर्म द मोलेक्युल्स एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड फॉर्म द कंपाउंड। वही मोलेक्युल्स आपको कंबाइन होकर क्या बनेगा? कंपाउंड बन जाएगा। जैसे आपको वाटर है, वाटर में क्या होता है? H2O, क्या कहते हैं? H2O। ये H2O आपका क्या होगा? दैट इज द कंपाउंड। H2O हो गया, दैट इज कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये क्या हो गया? कंपाउंड। इसमें रेशियो क्या होता है? 1:8 वाटर में। इसमें क्या होता है? 3:8। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है
टॉपिक वो है आयंस। आयन किसको कहेंगे? जो न्यूट्रल एटम है। एक कॉमन बात है ध्यान में रखना है कि न्यूट्रल एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होते हैं पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज। ठीक, अब एटम के अंदर आपको ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटसाइड। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड। तो ये लॉस और गेन कोई भी रिएक्शन होगा इसमें, देखिए ये है एटम। एटम की जो न्यूक्लियस है उसमें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्हीं का लॉस और गेन होता है, क्योंकि ये कहाँ है? बॉर्डर पर है। तो ये आपको लॉस और गेन करेंगे, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आपको इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इक्वल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? यूनिट नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल। तो ये एटम क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल एटम लॉस इलेक्ट्रॉन, then positive charge developed on it, and the gain electron, then negative charge developed on it. Positively charged particles is known as a cation, and the negatively charged particles is known as anion. हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे आयंस के लिए? कहेंगे आयंस इज डिफाइंड एज न्यूट्रल एटम, लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, charge developed on it. Such charged species is known as a ions. Ions are 2 types. First is cation. Cation हो गया जैसे सोडियम, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्या बन जाएगा? ये cation बन गया Na+, और ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। क्लियर? क्लोरीन है, क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा आपको? Cl-, ये हो गया कैटायन, ये हो गया आपका एनायन। तो जितने आयनिक कंपाउंड हैं अगर उसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट किसमें होंगे? आयंस में। एक आपका बनेगा कैटायन और एनायन। जैसे सोडियम क्लोराइड है कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड हमारा सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बनेंगे। तो सोडियम आयन क्या हो गया? दैट इज कैटायन, और क्लोरीन आयन हो गया एनायन। ठीक है, इसके बाद आता है पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज, ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज इज नोन एज ए पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे हम एग्जांपल में सल्फेट SO4 को लेते हैं, यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा? -2। क्या हो गया चार्ज? SO4-2 सल्फेट। ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH-1, तो ये कहलाएगा क्या? पॉलीएटॉमिक आयन। ये सभी हमारे आयंस हैं, ये क्या हो गए? पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, अब इस आयन और पॉलीएटॉमिक आयन से लेकर हम बनाते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला में हम क्या कहते हैं? इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। जो कंपोजिशन है उन कंपोजिशन को हम बताते हैं, जिससे ये हम कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड्स को बताएंगे। ठीक है, अब इस कंपोजिशन से हमारा क्या आ जाएगा? इसको देखिए, फॉर एग्जाम्पल, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक और आपको बता दूं, वैलेंसी। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज ए वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। और हम इसी के हेल्प से केमिकल फार्मूला को लिखते हैं। 3 रूल्स हैं, उसको ध्यान रखेंगे। फिर हम 2-3 आपको फार्मूला भी नहीं दूंगा, उसी फार्मूला से उसके मास भी निकालना बताऊंगा। देखिए, पहला क्या है? फार्मूला में उसके चार्ज और वैलेंसी को बैलेंस करेंगे, वैलेंसी को बैलेंस करेंगे। एंड देन जब वो बैलेंस हो जाए फिर हम क्या करेंगे? पहले तो हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में मेटल के सिंबल्स को देते हैं, और जो नॉन मेटल है उसको राइट साइड में लिखेंगे। इसको क्या करेंगे? राइट साइड में लिखेंगे। अगर पॉलीएटॉमिक आयंस हैं
क्या करेंगे, अगर उसके साथ सबस्क्रिप्ट है 2 है 3 है 4 है, तब उसको हम ब्रैकेट में लिखकर और नीचे सबस्क्रिप्ट में नंबर्स को देते हैं। ठीक, वो अभी हम फार्मूला बताएंगे, इसमें आपको 2-3 एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे अभी हमने क्या कहा, सोडियम, अब क्या करें, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है आपको मैग्नीशियम क्लोराइड, आपको दे दिया नाम। अब क्या करेंगे, इसके लिए क्या है, एक तो मैग्नीशियम है, दूसरा क्लोरीन है। तो मैग्नीशियम का क्या होगा, यहाँ लेंगे सिंबल, क्या लेंगे, सिंबल। सिंबल में क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम के लिए Mg, और क्लोराइड है तो ये Cl, यहाँ क्या आ जाएगा, चार्ज में क्या लोगे, मैग्नीशियम के लिए +2, यहाँ -2। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्रॉस करते हैं, क्रॉस करेंगे क्या आ जाएगा फार्मूला, Mg और Cl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह में पॉलीएटॉमिक आयन का भी आपको बताते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको देते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में देखिए ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड है। तो अब इसको कैसे करोगे, एल्युमिनियम के लिए यहाँ क्या लेंगे, सिंबल, और देखिए यहाँ पर फार्मूला भी आएगा, क्यों आएगा फार्मूला, ये हाइड्रोक्साइड है, ये हो जाएगा आपको फार्मूला, दैट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए सिंबल एल्युमिनियम का Al और हाइड्रोक्साइड का OH, चार्ज क्या आएगा, एल्युमिनियम का +3 और OH का -1, क्रॉस कर देंगे, क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरह से हम फार्मूला को बनाएंगे। फिर हमारा आता है मोलेकुलर मास निकालना और फार्मूला यूनिट मास निकालना। जितने भी आपको कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, मोलेकुलर, उनके होते हैं मोलेकुलर मास, और जो जिनमें जो आपको आयनिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर होते हैं फार्मूला यूनिट मास। ठीक है, अब अभी हमने आपको निकाल दिया था मैग्नीशियम क्लोराइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जीरो देखेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का आपको मास निकालना पूछ दिया। आप क्या करेंगे, देखिए एल्युमिनियम का मास हम आपको बता रखे हैं 27। क्या होता है, सम ऑफ ए मास ऑफ एटम प्रेजेंस इन मोलेक्युल्स, तो यहाँ क्या आ गया 27 प्लस, अब देखिए ये OH ब्रैकेट के अंदर, तो ये ब्रैकेट के बाद क्या 3 है, इस 3 को हम यहाँ लेंगे, तो लेंगे 3 को, और ब्रैकेट में करेंगे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है 16 प्लस में 1, ये आ गया 17 आ जाएंगे। फिर आप और आगे करोगे 27 प्लस 3 इंटू 17, 3 क्या क्या होता है 51, ये आ गया 27 प्लस में 51, आपका कितना हो जाएगा, ये 8 और 78 यूनिफाइड मास, ये हम निकाल सकते हैं। कोई भी दिया हो, जैसे आपको अगर सल्फ्यूरिक एसिड का निकालना, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, H2SO4 हो गया, H का क्या होता है 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, अब ये आ गया आपका 2 प्लस 32 प्लस में 64, ये क्या आ जाएगा 98। इस तरह से हम मास को हम निकाल सकते हैं, मोलेकुलर मास को भी और फार्मूला यूनिट मास को। फार्मूला यूनिट हम लेते हैं किसमें, आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड आपको एग्जिस्ट नहीं करता इन द फॉर्म्स ऑफ मोलेक्युल्स, मोलेक्युल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए उसको क्या कहते हैं, यूनिट, फार्मूला यूनिट्स। तो आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला यूनिट, लेकिन मास कैलकुलेट करने के लिए हम सेम मेथड यूज करते हैं, एटम्स ऑफ ए एलिमेंट प्रेजेंट्स इन ए फार्मूला यूनिट, उसी को हम मास को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मोल। मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वे से आप समझ लें, इस चीज को ध्यान में करते हैं। देखिए मोल है क्या, सबसे पहला तो हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मोल क्या है। तो मोल है काउंटिंग यूनिट। क्या चीज है ये, काउंटिंग यूनिट, गिनती की संख्या है। लेकिन किसकी गिनती, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के नंबर्स को बताता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि पहले उसके जो एटॉमिक मासेस थे उसको ग्राम में कन्वर्ट किया, जिसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास। जो रिलेटिव मास हैं, जो यूनिफाइड मास हैं, दैट इज इने ग्राम्स, उसी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया और इससे हमने क्या कैलकुलेट किए, उसके एटॉमिक उसी से उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देखा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या थे, जितना ग्राम एटॉमिक मास है जिस एलिमेंट का, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या थे, 1 मोल थे। ये 1 मोल हमारा मोल आपको आता है दैट इज इन 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगाड्रो नंबर है, ये प्रैक्टिकली ऑब्टेन है, प्रैक्टिकली इसको ऑब्टेन किया गया। जो ग्राम एटम है, ग्राम मोलिक्यूल्स हैं, ग्राम आयंस हैं, सभी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या पाए, सेम पाया गया। इसको कहा गया कांस्टेंट और ये नंबर्स आपको सभी में फिक्स्ड है। इसको आपको 1967 में एसआई यूनिट बनाया गया, जिसका मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, और इसके मासेस जो निकाले गए, जब हम ये कहते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड द मोलर मास। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होते हैं। जैसे आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि इसमें 1 मोल हाइड्रोजन होंगे, 1 मोल हाइड्रोजन यानी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। वाटर है, वाटर का आपको मास निकाल दो 18 ग्राम होता है। 18 ग्राम वाटर में जहां भी आपको 1 मोल और क्या होगा, वाटर, और पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। इसी तरह मान लो सोडियम आयन है तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम आयन Na+, इसमें कितने होंगे, 1 मोल। क्या चीज 1 मोल होंगे, सोडियम आयन, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम आयन आर प्रेजेंट इन 23 ग्राम। अब इससे आपको क्लियर क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दैट इज फिक्स्ड, दैट इज सेम इन ए पार्टिकल्स, एटम, मोलिक्यूल्स, आयंस इन ए 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप, 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप। क्लियर, ये हमारा क्या बन गया, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम 3 फार्मूले आपको बताते हैं। ये जो फार्मूला हमारा है वो है बेटा, फार्मूले को फर्स्ट है, आप रिप्रेजेंटेशन को ध्यान रखिए। स्मॉल एन से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल, इसको करेंगे नंबर ऑफ मोल, और कैपिटल एन से ये करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और आपका एन नॉट ये आपका होता है एवोगाड्रो नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। इसी तरह एम, स्मॉल एम अगर है तो गिवन मास, ये क्या होगा, गिवन मास, और कैपिटल एम है ये क्या आ जाएगा, मोलर मास। अब फार्मूला हमारा बिल्कुल सिंपल है, एन निकालना है तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये फार्मूला हो गया। एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन में एन नॉट, ये क्या बन गया आपको, सेकंड इक्वेशन बन गया। थर्ड में हमारा दोनों को अगर हम इक्वल करते हैं, एम बाई कैपिटल एन इक्वल टू एन बाई एन नॉट, ये 3 फार्मूले हैं, इससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। आपको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट्स इन ए 44 ग्राम ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करेंगे, सबसे पहला तो लेंगे स्मॉल एम, क्या होगा, ये आपका है 44 ग्राम दे रखा है। अब क्या करेंगे, जब ये एम हो, गिवन मास हो, तो उसके साथ हम कैपिटल एम लेते हैं, दैट इज द मोलर मास।
मोलर मास किसका लेंगे, CO2। तो CO2 का क्या आ जाएगा आपको, 12 प्लस में 16 इंटू 2 दैट इज 44 ग्राम। ये भी आ गया। और नंबर ऑफ मोल निकालना है, पहले में फार्मूला में रख दो, n इक्वल टू 44/44 दैट इज इक्वल टू द 1 मोल। क्लियर हो गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो तब भी आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, जब भी नंबर ऑफ मोल्स हो, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो, कि आपको गिवन है 3.011 इंटू 10⁻23 वाटर मोलक्यूल्स। अब इसका आपको निकालना क्या है, मोल निकालना है। तो आप लिखेंगे कि n कैपिटल N इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻23 और जो मोलर ये n नॉट है एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो n निकालना है, कैपिटल N अपॉन में n नॉट। ये क्या बनेगा, 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23। ये दोनों कैंसिल होंगे, ये क्या आ जाएगा 2, यानी 1/2 और 0.5 मोल। अब बताओ, आप इनको आसानी से निकाल सकते हैं। 2 बातें हमें ध्यान में रखना है। एक तो आपका आएगा जिसके अंदर जो अगर आपका n निकालना हो या n गिवन हो तो उसके साथ n नॉट भी लेंगे। क्लियर। ये नेक्स्ट देखिए, गिवन मास अगर दे रखा हो तब हम मोलर मास को भी लेंगे। ठीक, अगर निकालना हो, m निकालना है तब मोलर मास भी करेंगे और फिर उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इन दिस वे कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेट द मास ऑफ ए सब्सटेंस। क्लियर। ओके।